चलें बेटा, अब इधर ध्यान करें, पहले सुन ले बाद में लिख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या आर्टिकल का नाम है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ता, और सैटेलाइट आपको पता ही है। तो राब्ते के लिए जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सपोज हमारे पास अगर अर्थ हो बेटा, तो अर्थ जो है वो कंप्लीट, उसका जो सर्कल बनता है उसमें कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। कितना होता है? 360 डिग्रीज। अब ज़रा इधर बात सुन लो पहले। अच्छा, ज़मीन के गिर्द अगर किसी ऑर्बिट में हम क्या करें, सेटेलाइट एक रखें, तो वो जो एक सेटेलाइट होगी बेटा, वो ज़मीन का जो हिस्सा कवर करेगी वो कितने डिग्रीज कवर करेगी? 120 डिग्रीज। कितना कवर करेगी? 120 डिग्रीज। अगर एक और सेटेलाइट रख लें तो वो भी कितना कवर करेगी? 120 डिग्रीज। इस तरह से आपने इनको पोजीशन करना है कि ये तीनों सेटेलाइट्स कितना कितना एंगल कवर करें? 120 डिग्रीज का एंगल कवर करें। अब देखें बेटा, अब ये जो हमने तीन सेटेलाइट्स को इस ऑर्बिट में रख दिया है, इस तरह से हमने इनको पोजीशन करना है कि तीनों जो है एक दूसरे के साथ कितने कितने एंगल पे पड़ी हो? 120 डिग्रीज़ पे। या आप ये कह लें कि ये हर जो सेटेलाइट है वो ज़मीन के कितने डिग्रीज़ को कवर करे? 120 डिग्रीज़ को कवर करे। अब अगर तीनों के एंगल को ऐड करेंगे तो कितना एंगल बनेगा टोटल? पहले सुन लो इधर, 360 डिग्रीज। इसका मतलब कि ज़मीन को मुकम्मल तौर पे देखने के लिए सेटेलाइट की मदद से टोटल कितनी सेटेलाइट्स लाजमी हैं? 3 सेटेलाइट्स हमारे पास लाजमी हैं। ठीक है बेटा, अब ज़रा आगे सुनते हैं। आगे बेटा देखें, ज़मीन के ऊपर हमने ना कम से कम कोई, मेरा ख्याल है उसने लिखे हुए हैं 200 के करीब जो हैं वो स्टेशन हमने बनाए हुए हैं। और उन स्टेशन से हम क्या करते हैं? हम सेटेलाइट्स को सिग्नल भेजते हैं। अच्छा जी, यहाँ से इस स्टेशन के ऊपर से सपोज आपके पास किसी मैच, कहीं पे किसी मुल्क के अंदर को मैच चल रहा है, इधर सुनो, ये अगर हमारे पास ज़मीन है, यहाँ पे कहीं मैच खेला जा रहा है इस हिस्से के ऊपर, तो आपने इस हिस्से की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इस हिस्से का जो मैच है वो किसी इस हिस्से को आपने दिखाना है। तो आप किसकी मदद से दिखाएंगे? आप वहाँ पड़ी हुई जो सेटेलाइट है उसको इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे? इस स्पेस स्टेशन से, सॉरी इस ये जो स्टेशन है, कम्युनिकेशन स्टेशन है, जो आपके क्या करेगा? सिग्नल्स को यहाँ से भेजेगा। यहाँ से आप सीधा सिग्नल्स को भेजेंगे सेटेलाइट के पास, और वहाँ से फिर वो सिग्नल जो हैं आपके वो छाती हैं जिसके ऊपर भी आप रिसीव कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। अब ये सारा प्रोसेस होगा किस तरह से, ज़रा ये सुन लें। MCQ आएगा बेटा। अब यहाँ से जो आप सिग्नल्स को भेजेंगे वो कौन सी वेव्स के ज़रिए भेजेंगे? माइक्रो वेव्स के ज़रिए। किसके ज़रिए बेटा? माइक्रो वेव्स के ज़रिए। माइक्रो वेव्स की ये खासियत है कि ये जो स्मॉल स्लिट्स हैं, ये कह लें कि नैरो बीम, छोटे छोटे सुराखों में से या छोटे छोटे जगहों में से ये गुजर सकती है, इसकी ये एबिलिटी है। अब देखें, जो हमारी एटमॉस्फेयर है ना, उसमें बहुत सारी गैसेस पड़ी हुई हैं कि नहीं, और वाटर वेपर्स भी पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेव्स को आगे जाने से रोकने के लिए रेडी बैठी हुई हैं। तो माइक्रोवेव्स के पास ये फ़न है कि ये उनके बीच में जो छोटी मोटी दरार या जगह होगी उसमें से ये पास करके आगे को जा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? जब वेव यहाँ से स्टेशन से चल के इस सेटेलाइट तक पहुँचती है माइक्रोवेव्स के ज़रिए, तो क्या होता है बेटा? वहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही अपनी कुछ एनर्जी क्या कर देती है? ज़ाया कर देती है, यानी कि ये वीक हो जाती है। वीक, अब आपको पता है कि वेव कहीं से गुजरे तो वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या डायफ्रैक्शन के अमल में से वो गुज़र रही होती है। तो बहुत सारे प्रोसेस में से गुजरने के बाद लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचती है। जब ऐसे यहाँ पे पहुँचती है तो वो जो हमारे पास होगी बेटा वेव होगी, वो क्या हो चुकी होगी? वीक हो चुकी होगी, कमज़ोर हो चुकी होगी, यानी कि अपनी कुछ एनर्जी ज़ाया कर चुकी होगी। अब यहाँ पे जो सेटेलाइट है, अगर ये सेटेलाइट के ऊपर आपका वो सिग्नल पहुँच गया है, इस सेटेलाइट के ऊपर फिर हम सोलर पैनल्स की मदद से हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए होते हैं। इधर बात सुन लो पहले, जिसके अंदर रिसीवर भी लगा होता है। सेटेलाइट के अंदर रिसीवर ने क्या करना, आपकी ज़मीन से जो आपने सिग्नल भेजा है, जो इन्फॉर्मेशन भेजी है, उसको क्या करना है? उसने
रिसीव करना है, वसूल करना है। अच्छा, वसूल करने के बाद आगे एक और इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, उसको कहते हैं एम्पलीफायर। क्या कहते हैं? एम्पलीफायर। तो वो सिग्नल उसने रिसीव करके आगे किसको दे देना है? एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर ने क्या करना है? उस सिग्नल को दोबारा से क्या देनी है? स्ट्रेंथ देनी है, मजबूत करना है, दोबारा ताकतवर करना है, दोबारा उसमें जान डालनी है, एनर्जी उसमें बढ़नी, और एनर्जी उसमें डाल के उसी सिग्नल को फिर जिस हिस्से को आपने भेजना है उस हिस्से की तरफ आपने उसको रवाना। अब वो जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जा रही होगी, जिधर मर्जी। छत के ऊपर आपने रखा होता है एक एंटीना या वो जो सी भी आपने डिश रखी होती है कि नहीं, वो क्या करेगी? या वो बेटा आपकी जो सिग्नल्स वहाँ से आ रहे हैं उनको रिसीव करेगी, और रिसीव करके फिर वो आपको क्या करती है? दिखा देती है। एक तो यह है कि आपने घरों में डिश वो वगैरह रखी होती है, उससे भी आप उस सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं, फिर घर में उसको आप देख लेते हैं। दूसरा, केबल्स वगैरह भी आ रही हैं, केबल ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो भी वो केबल वाला सारा सिस्टम है, उन्होंने भी यही असल में सारा सेटअप रखा होता है कि वो जो ऊपर से सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करके अपने पास फिर आगे वायर्स के ज़रिए वो केबलें घर में भेजते हैं। तो ये काम बहरहाल हो रहा है। अच्छा, इसके बाद बेटा और ज़रा इसमें क्या MCQ आएगा, जो हमारे पास ये जा रही हैं, ये सेटेलाइट सारी काम कर रही हैं, इन सारों सेटेलाइट्स वगैरह का जो सारा सेटअप है, इसको मैनेज करने के लिए एक हमारे पास सिस्टम है, या एक पूरा एक हमने समझ लें कि एक इदारा बनाया है। उसको क्या कहते हैं? इंटेलसेट नाम है उसका। इंटेलसेट नाम है उसका बेटा। ये इदारा क्या करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, इन सेटेलाइट्स का जितना भी हिसाब किताब है या फिर ये भेजना है या जो भी सारा निज़ाम है उसने देखना होता है। उसके अंदर कम से कम 126 के करीब जो ममालिक हैं वो उसके मेंबर्स हैं या उसमें शराकत है उनकी। अब उसके बाद दूसरा ये बेटा कि ये जो हमारे पास इंटेलसेट सिस्टम है, इसके अंदर जो सेटेलाइट्स हैं जो इस इदारे के ज़ेर अंदर ये इसके ज़ेर तहत ये सारी काम कर रही हैं, ये कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं? ज़रा आप बता देंगे मुझे। 4 हर्ट्ज़, 4, 6 आगे 11 एंड 14 मेगा हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये क्या कर रही हैं बेटा? गीगा हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये वाला जो इंटेलसेट सिस्टम है सेटेलाइट्स का, इसकी जो सेटेलाइट्स हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, यानी कि इतनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो हमें जो डाटा वगैरह वो दे रही हैं। अब ज़रा उसके बाद ये है बेटा कि और आपने MCQ क्या याद रखना है कि ये जो इंटेलसेट वगैरह की ये सिस्टम की जो सेटेलाइट्स हैं, इनके पास ये एबिलिटी है, यानी कि इनकी काबिलियत क्या है। जिस तरह आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 ही बंदे बिठा सकते हैं ना मैक्सिमम, उसकी काबिलियत ये है। इस तरह इस सिस्टम के अंदर जो सेटेलाइट्स हैं वो एक टाइम के ऊपर 30,000 के करीब जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको हमें सुना सकते। यार ये बताया करो, ये एयरप्लेन मोड। चलें अब ज़रा देखें बेटा, तो ये जो इंटेलसेट सिस्टम, ये पूरा सेटेलाइट का सिस्टम है, इसके अंदर इस सेटेलाइट की ये एबिलिटीज़ है इनकी कि ये एक टाइम के ऊपर 3,000 फ़ोन कॉल्स हमें 2 वे सुना सकती हैं, इनके उसमें हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दूसरा ये है कि ये सेटेलाइट्स का ये जो सिस्टम है, ये एक टाइम के ऊपर सिर्फ 3 TV चैनल्स ही हमें दिखा सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास सेटेलाइट थी, और ये दूसरा आपने याद रखना है जो मैंने एंगल का भी जिक्र किया था, कितने एंगल के ऊपर हमने इनको पोजीशन किया हुआ है, ये सारा याद रहेगा। अब आपको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, और इसमें ये भी याद रखना है कि कौन सी वेव्स यूज़ हो रही हैं? माइक्रोवेव्स। कौन सी वेव्स? माइक्रोवेव्स। अच्छा, इसके बाद बेटा आगे हमारे पास जो आर्टिकल है वो है न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन व्यू अबाउट ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, कि न्यूटन का क्या ख्याल है ग्रेविटी के बारे में, उसने जो अपना नज़रिया पेश किया, या फिर ये आइंस्टाइन है, इसका क्या नज़रिया था। अब ज़रा हम इसके ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं, क्योंकि न्यूटन जो है वो आइंस्टाइन से बहुत ही पहले का होके गुज़र गया था, और उसने अपना एक तस्वुर पेश करके वो चला गया था दुनिया से। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे ग्रेविटी जो है ये क्या चीज़ है। ग्रेविटी इंट्रिंसिक, ये किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मुराद ये कह लें कुदरती है, ये कुदरती तौर पर हर मैटर के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। क्या प्रॉपर्टी है हर मैटर के अंदर या हर मादे के अंदर, कि इस प्रॉपर्टी के बायस चीज़ें एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं।
आइंस्टाइन का भी ये ख्याल था कि इससे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बायस चीज़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, कशिश करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और यही ख्याल किसका था, न्यूटन का भी था। बहरहाल इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, वन बाय वन चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि न्यूटन का भी ये ख्याल है कि जो हमारे पास ग्रेविटी है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कौन सा लॉ ओबे करती है, इनवर्स स्केयर लॉ। पढ़ा हुआ ना 1/r², कि इसका मतलब ये है कि आप डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी वो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखेंगे, आइंस्टाइन के मुताबिक भी ऐसे ही है, इसका भी यही ख्याल है कि जितना आप ऑब्जेक्ट्स को पास रखेंगे उतना आपको ग्रेविटी ज़्यादा फील होगी, और जितना आप दूर जाते जाएंगे उतनी आपको ग्रेविटी क्या फील होगी, कम फील, लेस फील होगी। अच्छा इसके बाद बेटा इधर ध्यान करें ज़रा, नेक्स्ट है इन्वर्स स्केयर लॉ की हमने बात कर ली। इसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली चीज़ है, स्पेस एंड टाइम। देखें जी, स्पेस टाइम के बारे में आइंस्टाइन का क्या ख्याल है और न्यूटन का क्या ख्याल है, ज़रा ये मैं आपको समझाने लगा। तो न्यूटन का ये ख्याल है कि स्पेस कोई और चीज़ है और टाइम कोई और चीज़ है। इसका क्या मतलब, स्पेस असल में बेटा हमारी जो खला है या जगह है, कोई भी जगह उसको हम स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं तो अगर आप इस सिर्फ कमरे की ये देख लें कितना रकबा वगैरह है, जो भी चीज़ है ये सारी क्या बन जाएगी आपके पास, स्पेस बन जाएगी। और टाइम क्या है, टाइम आपको पता है वक्त को कहते हैं। तो न्यूटन का ये ख्याल था कि टाइम और जो स्पेस है ये दोनों आपस में जुदा जुदा चीज़ें हैं, कि टाइम कोई और चीज़ है और स्पेस कोई और चीज़ है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि एक नमक है और एक चीनी है, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसी तरह। लेकिन आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि भाई स्पेस एंड टाइम जो हैं वो दो मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं बल्कि एक ही चीज़ है, और उसको उसने स्पेस एंड टाइम की बजाय एक नाम दिया। क्या नाम दिया उसने उसको, स्पेस टाइम का नाम दिया, कि ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं हैं बल्कि एक ही चीज़ है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे आगे हम ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई इसके क्या मुताबिक है, इसका ये मानना है कि भाई जैसे मैं आपसे कहूं कि कल भाई हमारा द हाउस ऑफ नॉलेज में लेक्चर होगा, तो मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया कि हमारा इस जगह के ऊपर लेक्चर होना है, स्पेस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और टाइम के बारे में मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कब होगा, तो चीज़ मुकम्मल तौर पे बयान नहीं हुई, क्योंकि इसका ख्याल था टाइम और अलहदा चीज़ है और स्पेस और अलहदा चीज़ है। अब इसने ज़्यादा बेहतर कहा कि जैसे आपको मैं बता दूं कि स्पेस एंड टाइम को इकट्ठा करूं, कि मैं आपको कहूं बेटा कल द हाउस ऑफ नॉलेज में 8 बजे लेक्चर होगा, तो दोनों चीज़ों को क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया ना, स्पेस भी बता दी प्लस साथ में टाइम भी बता दिया। बात समझ आइए। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, दूसरा इसका क्या इसके बारे में ख्याल था। अब ज़रा इस पॉइंट को हम मज़ीद कुछ इसके साथ सपोर्टिंग पॉइंट्स देते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए। इसका ख्याल था कि जो स्पेस टाइम है, जो हमारी स्पेस है, वो दो जिसमें हम स्पेस टाइम को इकट्ठा लेते हैं, वो किससे क्या है, असल में एक फैब्रिक है। फैब्रिक का क्या मतलब, जिस तरह आप रबड़ नहीं लेते कोई, या कपड़ा ले लें जिसमें रबड़ टाइप धागे लगे हों, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी, बल्कि आज ही पहली एग्जांपल ही दे रहा हूँ। अगर ये हमारे पास एक धागा है, एक रबड़ वाला कपड़ा सा है, और दूसरा ये है, तो ये एक फैब्रिक बन गया, रबड़ नमा चीज़। अब इसमें एक चीज़ क्या है, स्पेस है, और दूसरी चीज़ क्या है, टाइम है। दोनों आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं, इनको आप एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि असल में ये एक फैब्रिक बेटा आप कह लें रबड़ नमा चीज़ को कहते हैं। उसने सपोर्ट करने के लिए, समझाने के लिए उसने फैब्रिक का लफ्ज़ दिया है कि जिस तरह आप एक चादर या कपड़ा लेते हैं उसमें धागे होते हैं, और दो धागे, एक स्पेस कह लें और एक को क्या कह लें, टाइम कह लें, वो आपस में मिल के क्या बना रहे हैं, एक फैब्रिक या एक चादर सी बना रहे हैं। अब ज़रा आगे देखेंगे बेटा, जिस तरह आप जाली वाला कपड़ा सा नहीं देखते, या यही कपड़ा ले लें बेशक इसमें 2-3 धागे हैं,
तो ये मिल के धागों से बना हुआ है ना। अगर आप एक धागे को निकाल दें कि दूसरा खड़ा होकर उसको बनाए तो वो मुकम्मल, तो ये दोनों इकट्ठा इनका होना लाजमी है, फिर ही हमारी जो स्पेस है जो कि स्पेस टाइम से मिलके बनी हुई है वो कंप्लीट होगी। अब ज़रा आगे बेटा, दूसरा ये ख्याल है, आप साइड में एक डायग्राम भी बनी हुई है कि आपने स्पेस टाइम के अंदर जो मैटर रखा हुआ है, सपोज़ ये हमारे पास स्पेस टाइम थी, इसके अंदर मैं उठा के एक मैटर रख देता हूँ, कोई बॉल सी या कोई चीज़ रख देता हूँ, तो ये मैटर ही क्या करेगा, मैटर ही आपकी स्पेस सारी को बताएगा कि भाई आपने किस तरह से बेंड होना है, कितना बेंड होना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे छोटी सी गेंदी रख दूँ तो ये गेंदी इसको बताएगी कि भाई आपने कम बेंड होना है, अभी थोड़ा बेंड डालना है, इसमें थोड़ा बल डालना है। और अगर मैं बारीक सा वट्टा रख दूँ तो वो ज़्यादा बेंड पड़ जाएगा, ज़्यादा नीचे मुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि ये मैटर जो हम रख रहे हैं यही डिफाइन कर रहा है कि आपकी स्पेस टाइम में कितना आपने कर्व या फिर बेंड डालना है। समझ आ रही बात की? अच्छा, इसके बाद आगे बेटा देखें, स्पेस जो है वही बताती है, जो हमारी स्पेस टाइम है या स्पेस उसको कह लें, वो किस तरह से आपके मैटर ने उसके अंदर मूव करना है, कैसे। अब ये जो हमने स्पेस टाइम बनाई है, जब इसमें बेंड पड़ेगा, अब ये नीचे को झुक जाएगी, इतना इतना हिस्सा इसके अंदर ये नीचे को बेंड पड़ जाएगा। आप साइड पे बुक में देखें, अगर मैं कपड़ा लेके उसके अंदर वट्टा सा रख दूं इधर बेटा, तो नीचे उसमें बेंड पड़ जाता है। अब ये जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस एग्जिस्ट कर रही है, जिसको आप स्पेस टाइम कहते हैं, इस स्पेस टाइम के अंदर अगर कोई और मैटर आएगा, कोई और मैटर आएगा, तो ये वाली जो हमारी स्पेस है, यही ये वाली जो स्पेस है जिसमें बेंड पड़ा हुआ है, यही इसको बताएगी कि आपने इस हिस्से में कैसे मूव करना है और किधर को मूव करना है। अब जब इसमें बेंड पड़ेगा तो वो गोल हो जाएगा ना, यहाँ से नीचे उसमें जिस तरह वो मोहरा सा सुराख सा हो जाता है, तो ये अब गोल गोल इसमें घूमेगा। चले वो अंदर को चला जाता है, आप ये समझ देंगे चले सीधा अंदर को चला जाएगा। तो असल में ये स्पेस टाइम ही बता रही है आपके मैटर को कि आपने किस तरह से मूव करना है। ये बात समझ रही हैं? अच्छा, इसके बाद आगे जी, हैवी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बेंड स्पेस टाइम, इसका क्या मतलब, ये जो हमने बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपकी स्पेस टाइम को क्या कर देता है, बेंड कर देता है। क्या कर देता है? अच्छा, सोचने की बात, ये भी बेंड करेगा और ये वाला जो है ना, ये भी अपने इर्द गिर्द जो इसकी स्पेस टाइम बनेगी उसको ये भी क्या करेगा, बेंड करेगा। तो आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, हैवी ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे हमारे पास सन है, मून है, या फिर हमारे पास ज़मीन है, उन्होंने अपने अपनी स्पेस टाइम के अंदर क्या डाला हुआ है, बेंड डाला हुआ है, यानी कि उनको क्या कर दिया, उन्होंने बेंड कर दिया है, नीचे से उन्होंने झुका दिया उनको। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे प्लैनेट्स जो हैं, अब अगर ये हमारे पास सन ने अपनी स्पेस टाइम में बेंड डाला हुआ है, तो उसके गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वो उसी स्पेस टाइम के अंदर जो बेंड है उसके अंदर ही रहते रहते वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे? उसी के अंदर वो क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे, और उसी कर्व को वो फॉलो करेंगे जो बेंड उसमें पड़ा हुआ है, उसी बेंड के अंदर अंदर ही रहते हुए वो क्या करेंगे, अपने मोशन को कंटिन्यू करेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा जी, इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, ये यहाँ तक तुमने स्पेस टाइम को एक्सप्लेन किया कि किस तरह उसने कंबाइन करके आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, लाइट के बारे में इनका क्या कॉन्सेप्ट था, आइंस्टाइन का और इसका। देखें जी, 1600 कुछ में सबसे पहला जो समझ लें कि मॉडल दिया था लाइट के बारे में, वो न्यूटन ने दिया था। उसने कहा था कि जो हमारे पास लाइट है बेटा, लाइट अगर जा रही है तो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। उसको उसने क्या नाम, ये आगे जाके बाद में आइंस्टाइन ने इसको फोटॉन का नाम दिया था। उसने कहा था न्यूटन ने कि लाइट स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, यानी कि उसका ख्याल था कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। जिस तरह हम पार्टिकल है ना, हमारा कोई वजूद है, इस तरह ये
न्यूटन का ख्याल था कि लाइट जो है ये भी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। अब इसके अंदर पार्टिकल्स हैं तो हर पार्टिकल का क्या होगा, कोई ना कोई मास होगा, होगा कि नहीं। अब जब ये लाइट जा रही है और इसके सामने, इधर देखें बेटा, ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझना आपने। न्यूटन के मुताबिक अगर ये लाइट जा रही है बेटा सीधी, यहाँ पे पड़ा हुआ है कोई मैसिव ऑब्जेक्ट, अर्थ पड़ी हुई है, या कोई प्लैनेट या कोई सितारा सियारा पड़ा हुआ है। अब ये पार्टिकल्स हैं तो इनका मैस है। अब न्यूटन का क्या ख्याल था, ये भी एक मैस है और ये भी मैस है, तो दो मैसेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइट को इस मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाना चाहिए, बेंड हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। समझ आ रही बात की, कि लाइट को बजाय स्ट्रेट पाथ में जाने के क्या करना चाहिए, उस मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ बेंड हो जाना चाहिए। अब ज़रा आगे देखते हैं बेटा। हाँ, ये आप कह सकते हैं, चलिए ये पहले बात कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी, इसका भी ये ख्याल था कि ग्रेविटी वाकई ही लाइट को बेंड करती है, लेकिन इसने ये मैथ्स वाली बात की बिना के ऊपर कहा। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब लाइट आ रही है, देखें बेटा, ये लाइट आ रही है सीधी, ये देखें, ये लाइट सीधी आ रही है, पीछे से वो स्पेस टाइम में चलती हुई सीधी आ रही है, लेकिन जब वो इस बैंड में दाखिल होगी तो बैंड गोल है ना, तो जिधर को बैंड है उसी सिमत में लाइट को भी खुद को मूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाइट को भी उस कर्व को, उस बैंड को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, उसी बैंड की सिमत में खुद को झुकाना पड़ेगा। तो इसने भी कह दिया, आइंस्टाइन ने भी, कि वाकई लाइट भी अपने आप को क्या करती है, बेंड करती है। और इसने क्या, इसके पीछे इसने स्पॉटिंग पॉइंट कहा, उसके मुताबिक ये था कि मैसेज के बीच में जो अट्रैक्शन के बाइस। और इसका क्या ख्याल है कि लाइट क्यों बेंड हो रही है, क्योंकि उस स्पेस टाइम में क्या पड़ा हुआ है, कर्व पड़ा हुआ है, झुकाव पड़ा हुआ है, इस वजह से वो अब सीधी आ रही है। जब इस हिस्से में जो जिसमें झुकाव सा पड़ा उसमें एंटर होगी तो अपने आप को क्या करेगी, पाथ चेंज करेगी। बात समझ आई इसकी, नहीं समझ आई इस पॉइंट, कुछ समझ आई है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं बेटा, कि ये कपड़े वाली बेहतर मिसाल है कि आप कपड़ा लेके उसको बांध के बीच में वट्टा सा रख दें और पीछे से गेंदी लेके फेंकें, समझे, गेंदी एक लाइट है, पीछे से तो गेंद सीधी आएगी, लेकिन जिस हिस्से में वट्टे ने वो बैंड सा डाला होगा, जब उस हिस्से में दाखिल होगी तो अपने आप को उस सिमत में मोड़ने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। समझ आ गई इस पॉइंट की। अच्छा, इसके बाद आगे देखें बेटा, तो ये भी ठीक है कि लाइट जो है वो स्पेस टाइम कर्व को या उस बैंड को फॉलो करती है, इसलिए वो अपना पाथ क्या कर लेती है बेटा, चेंज कर लेती है। आगे दिस फिनोमिना, ये जो लाइट अपना पाथ चेंज करती है ना स्पेस टाइम के कर्व में एंटर होके, इस फिनोमिना को या इस अमल को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। अब ज़रा आगे बेटा, आखिरी पॉइंट, ये वैसे बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखें बेटा, इसके मुताबिक, आइंस्टाइन के मुताबिक, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी कुछ होती हैं। क्यों, क्योंकि इसका ये ख्याल था कि जो हमारे पास ज़मीन है और वो चाँद जो है, उनके बीच में अगर अट्रैक्शन की कोई फोर्स है तो जस्ट फोर्स या बीच में कोई वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन कैसे करूँगा कि इसने कहा ग्रेविटेशनल वेव्स पाई जाती हैं। जैसे आप वो चादर सी जो मैंने एग्जांपल दी है, उसमें अगर आप एक वट्टा रख के दूसरे को घुमाएं तो जब वो घूमेगा तो उस चादर के अंदर थोड़ी बहुत हरकत पैदा हुई, हिलेगी कि नहीं, ऊपर नीचे हिलेगी ना। और जब किसी चीज़ के पार्टिकल्स या एटम्स हिलते हैं अपनी पोजीशन से, वाइब्रेट करते हैं, तो आपने 10th में पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं, तो इसका ये ख्याल था कि जब स्पेस टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं किसी स्पेस टाइम कर्व के अंदर, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अंडरस्टैंड जी, जो कि सब डायमेंशंस में मूव करती हैं। आप किसी भी डायमेंशन में, अब डायमेंशंस आप इस चक्कर में नहीं हम जाएंगे, जिस तरह एक्स वाई जी हमारे पास होता है, हर सिमत में वो जाएंगे। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। दूसरा मैं बात यहाँ पे ये करने लगा था कि जो बैंड वाली लाइट वाली बात है, कि जब हम देखते हैं कि हम टार्च से लाइट को मार रहे हैं तो हमें तो उसमें कोई बैंड नज़र नहीं आता,
क्योंकि हम थोड़े से हिस्से को देख रहे हैं, इतना थोड़ा है कि उसमें जो बेंड आ रहा है हम उसको डिटेक्ट कर नहीं पाते। ठीक है बेटा, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कुछ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है और इसको सिंपल करके मैंने समराइज़ करके मैंने चीज़ें लिख दी हैं, जिसे याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।